प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 16 में वर्णित कहानीकार रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित कहानी नमक पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है नमक और इसकी रचनाकार है रजिया सज्जाद जहीर। तो आइए पढ़ते हैं कहानी नमक। नमक कहानी की रचनाकार है रजिया सज्जाद जहीर। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। ये चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफिया कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। सफिया जैसे ही सिख बीवी को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। सफिया को सिख बीवी से आशय यहाँ पर है संभ्रांत महिला, एक संभ्रांत कुलीन महिला बीवी। एक संभ्रांत कुलीन सिख महिला को देखकर सफिया को बहुत हैरानी होती है। हैरानी इस बात की होती है, हैरानी यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। वो हैरानी इस बात की होती है कि सिख बीबी से उनकी माताजी का चेहरा, उनका रूप रंग इत्यादि बेहद मिलता है। किस कदर यानी बहुत अधिक मात्रा में, किस प्रकार, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती है। सफिया की माँ से सिख बीबी बहुत अधिक मात्रा में मिलती हुई सी दिखती है। वही भारी भरकम जिस्म, जिस प्रकार सफिया की माताजी का भारी भरकम शरीर था, जिस्म से आशय है शरीर, उसी प्रकार से सिख बीबी का भी भारी भरकम शरीर था। छोटी छोटी चमकदार आँखें, जिस प्रकार सफिया की माताजी की छोटी छोटी चमकदार आँखें थी, वैसी ही सिख बीबी की भी थी, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। वो जो छोटी छोटी आँखें जो सफिया की माताजी की थी, उनमें नेकी, रहमदिली और मोहब्बत की रोशनी जगमगाया करती थी। और वैसा का वैसा भाव ही सफिया को यहाँ सिख बीबी की निगाहों में, उनके आँखों में देखने को मिला। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, और चेहरा ऐसा था जैसे मानो कोई खुली हुई किताब हो, और वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल से आशय यहाँ पर है एक प्रकार का पतला सा मुलायम कपड़ा, और एक मलमल का दुपट्टा उन्होंने अपने ऊपर डाल रखा था, जैसे उनकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी, जैसे सफिया की अम्मा मुहर्रम के त्योहार पर ओढ़ा करती थी। मुहर्रम कहते हैं इस्लाम धर्म के अनुसार साल के पहले महीने की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला ये त्यौहार जिसे मुहर्रम कहा जाता है। तो मुहर्रम के अवसर पर जो सफिया की अम्मा है वह इस प्रकार का बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती थी। इस प्रकार सफिया को सिख बीबी को देखकर अपनी माताजी की याद हो आई, अपनी माताजी की स्मृतियां जीवंत हो आई। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी, जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ, उनसे आशय है सिख बीवी की तरफ मोहब्बत से देखा, प्यार से देखा, प्रेम से देखा, आत्मीयता से देखा, अनुराग से देखा, मोहब्बत, प्रेम, आत्मीयता, अनुराग, स्नेह से देखा, तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है। जब सिख बीबी ने अपनी घर की बहू से पूछा तो उनकी बहू ने बताया सफिया के बारे में कि ये मुसलमान है। कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। उसे ये भी सूचना मिली, ये भी जानकारी मिली कि यह कल सुबह ही लाहौर जा रही है। लाहौर
जो पाकिस्तान में स्थित है। लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई वर्षों से, कई साल से नहीं देखा, उनसे ये कई वर्षों से नहीं मिली, ये कई वर्षों से लाहौर नहीं गई। इनके भाई लाहौर में रहते हैं और कई वर्षों से यह उनसे लाहौर जाकर के नहीं मिल पाई है। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी। जैसे ही सिख बीवी ने लाहौर का नाम सुना तो वे उठी और सफिया के पास में आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। और वह सफिया को उनके खुद के लाहौर शहर के बारे में, उस लाहौर शहर की खूबसूरती के बारे में बताने लगी। वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार से खूबसूरती रखते हैं। उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। उम्दा से आशय होता है अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, और नफीस कपड़े, नफीस से आशय होता है बढ़िया शानदार कपड़े पहनने के वो लोग शौकीन होते हैं। सैर सपाटे के रसिया शौकीन या पसंद करने वाले, सैर सपाटा पसंद करने वाले लोग होते हैं। और जिंदा दिली की तस्वीर होते हैं। जिंदा दिली का आशय है जिंदा दिली, उत्साह से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, उमंग से भरे होते हैं, जिंदा दिली से भरे होते हैं। इस प्रकार के लोग वहाँ के हैं। तो वहाँ के लोगों के बारे में और लाहौर के बारे में इन पंक्तियों में कहानीकार हमें बताती है कि लाहौर के लोग जिंदा दिल लोग होते हैं, वे उम्दा खाने के शौकीन होते हैं, नफीस यानी बेहतरीन अच्छे शानदार कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के रसिया होते हैं, सैर सपाटा उन्हें बहुत पसंद होता है, और जिंदा दिली की वो लोग तस्वीर होते हैं। और लाहौर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाहौर एक बहुत प्यारा शहर है और वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। कीर्तन होता रहा। कीर्तन से आशय होता है ईश्वर के नाम का गुणगान करते रहना। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफिया ने 2-1 बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी। कीर्तन होता रहा। वे आहिस्ता आहिस्ता से आशय होता है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। वे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने 1-2 बार बीच में पूछ लिया, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे, लाहौर से यहाँ हिंदुस्तान में आए बहुत साल हो गए होंगे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। उन्होंने जवाब दिया कि जब हिंदुस्तान बना था तभी आ गए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, वैसे तो अब यहाँ भी हिंदुस्तान में भी हमारी कोठी बन गई है, बड़ा सारा विशाल भव्य मकान बन गया है। बिजनेस है हमारा, बिजनेस से आशय है व्यापार। हमारा परिवार यहाँ पर बिजनेस करता है, व्यापार करता है, सब ठीक ही है और अब सब ठीक है, गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। हमारा बड़ा सारा आलीशान मकान है, हमारा व्यापार है, हमारा बिजनेस है, सब ठीक ही है। पर लाहौर बहुत याद आता है, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सिख बीबी कहती है कि हमारा वतन तो लाहौर ही है। वतन से आशय होता है हमारा देश, हमारी मातृभूमि तो लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधियां आंचल में समा जाते हैं और उसके बाद जब हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत स्नेह उमड़ आता है, बहुत सारा प्यार उमड़ आता है, बहुत सारा श्रद्धा और सम्मान का भाव उमड़ आता है, तो व्यक्ति के नेत्रों में अश्रु उमड़ना, अश्रु आना बहुत स्वाभाविक होता है। और यही स्थिति यहाँ पर सिख बीबी के साथ हुई। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर, कुछ आंसू टूटकर, मातृभूमि की याद लिए हुए कुछ आंसू टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं, उनके सीने पर गिर जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है। साड़ा लाहौर, साड़ा मानी अपना, साड़ा से आशय होता है हमारा लाहौर। खूब सारी बातें करी आपस में, खूब सारे बातें की और घूम फिर करके जो मुख्य विषय था जिसके ऊपर ये बात कर रही थी वो कर रही थी हमारा लाहौर, इस विषय पर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ।
जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन का जो कार्य था वो लगभग 11 बजे खत्म हुआ। कीर्तन के खत्म होने के पश्चात प्रसाद दिया गया और वे प्रसाद हाथ में लेकर के उठने लगी। तभी सफिया ने उनको सलाम किया। सलाम से आशय होता है उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया और दुआएं देती रही। दुआओं से आशय है आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया और रुखसत होने लगी। रुखसत होने का आशय होता है विदा लेना। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात से आशय है किसी प्रकार का कोई उपहार मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे बता दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, वो दरवाजे के पास में खड़ी हुई थी। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, कुछ हिचकिचाहट के साथ में बहुत ही आहिस्ता से वो बोल सकी, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला और इस घटना के बाद में 15 दिन बहुत जल्दी बीत गए। लेखिका कहती है कि 15 दिन यों गुजरे कि पता ही नहीं चला। इससे आशय है कि 15 दिन बहुत शीघ्र व्यतीत हो गए। जिमखाना की सामी, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछुड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दे। सफिया लाहौर में आ गई और सफिया के लाहौर में आने के बाद में उसकी जो दिनचर्या है उसके बारे में कहानीकार हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं। जिमखाना से आशय है व्यायाम करने का स्थान, जहाँ पर व्यायाम, कसरत इत्यादि किया जाता है। जिमखाना की सामे, शाम को जिमखाना जाती, कसरत करती, व्यायाम करती। दोस्तों की मोहब्बत, जितने भी पुराने दोस्त थे उनसे मिलना जुलना, उनके प्यार मोहब्बत के साथ में बातचीत करना, उनके साथ में व्यवहार करना। भाइयों की खातिरदारियाँ, और भाई तो अपनी बहन को बहुत समय बाद मिले थे इसलिए वो तो बहुत बेहद खातिरदारियाँ कर रहे थे। तो भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। परदेसी बहन, अब उनकी जो बहन है वो परदेश में रहती थी, वो लाहौर में रहते थे, उनकी बहन हिंदुस्तान में रहती थी। तो इस प्रकार से उनकी परदेसी बहन के लिए वो क्या कुछ न कर दे। दोस्तों, अजीज़ों की यह हालात कि कोई कुछ लिए आ रहा है। अजीज कहते हैं अपने प्रियजनों को, अपने प्यारे जनों को, अपने प्रियजनों को। और अजीजों की तो यह हालात कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ उपहार लेकर के आ रहा है, कोई कुछ सामग्री लेकर के आ रहा है, कोई कुछ भेंट लेकर के आ रहा है, कोई कुछ। कहाँ रखें, कैसे पैक करें, कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, एक समस्या थी। और इस प्रकार से लाहौर से जब उन्हें बहुत सारी वस्तुएं सौगात के रूप में मिली, उपहार के रूप में मिली, जो उनके प्रियजन थे, उनके अजीज़ थे, उनके पास अलग अलग चीज़ें सौगात के रूप में ला करके रख रहे थे, उनके सामने अब ये समस्या आ गई। सफिया के सामने अब ये समस्या थी कि वो उनको कहाँ रखे, कैसे पैक करे और क्यों कर ले जाएं। एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया की, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। और एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वह थी एक बादामी पुड़िया। उस बादामी पुड़िया में एक सेर लाहौरी नमक भरा हुआ था। सेर से आशय होता है एक पुरानी तौल, 1 किलोग्राम से थोड़ा कम वजन होता है, वह सेर कहलाता है। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी। तो सफिया का भाई पुलिस में अफसर था। सफिया ने चुपके से अपने भाई से पूछा, और इसलिए पूछा क्योंकि सफिया ने ऐसा सोचा कि उसका भाई उसे बिल्कुल सही और ठीक राय दे पाएगा। उसने पूछा, चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? अपने पुलिस अफसर भाई से सफिया ने पूछा, क्यों भैया, लाहौर से हिंदुस्तान नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक 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 तो नहीं ले जा सकते।
गैरकानूनी है। और तो सफिया के भाई ने साफ मना कर दिया, कहा नमक तो नहीं ले जा सकते क्योंकि नमक ले जाना तो गैरकानूनी है, और नमक का आप क्या करेंगी। उसका भाई हैरान होते हुए पूछने लगा सफिया से कि आप नमक का क्या करेंगी, आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई, सफिया झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूं। हिस्से बखरे, बखरे से आशय है बंटवारा। मैं यहां पर हिस्सा बंटवारे की बात नहीं कर रही हूं। आया होगा, अगर यहां से ज्यादा नमक हमारे उधर के हिस्से में आया है तो आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। और यहाँ पर जोर देकर सफिया ने कहा कि मेरी माँ ने यही मंगवाया है। माँ ने, क्योंकि जो सिख बीबी थी, माँ ने, ये संबोधन इसलिए किया होगा संभवतया यहाँ पर सफिया ने, क्योंकि सिख बीबी की शक्लो सूरत सफिया की माताजी से बहुत मिलती जुलती थी, और जैसे ही उन्होंने सिख बीबी को देखा था तो उन्हें अपने माताजी की स्मृतियां जीवंत हो उठी थी। तो उसने कहा, सफिया ने कहा कि मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का जिक्र क्यों था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। माँ का जिक्र क्यों हुआ, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला। जो पुलिस अफसर था, सफिया का भाई, समझाने के लिए नरमी से बोला। नरमी से आशय है बहुत विनम्रता से, समझाने के अंदाज में, यानी समझाने की भाव भंगिमा में वो बोला, देखिए बाजी, बाजी से आशय है देखिए बहन जी, देखिए, बड़ी बहन को बाजी कहते हैं। देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, आपको कस्टम को पार करना होगा, कस्टम में अपने सामानों को दिखा करके वहां से गुजरना होगा, उनको वहां से पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। और बोलते बोलते उसका भाई रुक गया। डैश डैश डैश, चिंदी और चिंदी से आशय है तितर बितर कर देना। और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई जो गैर कानूनी है, इस देश से उस देश में ले जाई नहीं जा सकती, तो कस्टम वाले आपके सामान की चिंदी बिखेर देंगे, आपके सामान को तितर बितर कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही कानून है। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी। निकल आने का क्या मतलब, क्या मैं चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। दिखा के और जता के, जताने का आशय होता है स्पष्ट बताकर, कि मैं तो कस्टम वालों को स्पष्ट बताकर लेकर जाऊंगी कि ये लाहौरी नमक है और यह मैं मेरे साथ में लेकर के जा रही हूं। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। भाई ने कहा कि भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। कानून, अरे फिर वही कानून कहे जाते हो। सफिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए फिर जोर से कहा, अरे भाई फिर वही कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं। हुकूमत से आशय होता है शासन के, जो राज सरकार है, शासन है वहाँ का, क्या सब के सब कानून हुकूमत के ही होते हैं। कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते। बहुत भावनात्मक प्रश्न पूछा यहाँ पर सफिया ने अपने पुलिस अफसर भाई से कि क्या सारे कानून हुकूमत के ही होते हैं, शासन के ही होते हैं। क्या मोहब्बत का कोई कानून नहीं होता, क्या मुरव्वत से आशय है ममता और इंसानियत का कोई कानून नहीं होता, क्या आदमियत का, क्या जो मानवता है, आदमी है, इंसानियत है, उसका कोई कानून नहीं होता। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। आखिर उनके दिल में भी दिल धड़कता है, उनका भी दिल धड़कता है, उनके हृदय में भी जीवन है, वो कोई मशीन नहीं है। आखिर वे भी इंसान ही है और इंसान की बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी करते हैं। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते।
पुलिस अफसर भाई ने कहा कि वे मशीन तो नहीं होते, लेकिन यकीन दिलाता हूँ, यकीन दिलाने से आशय है मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते। शायर से यहाँ पर आशय है कवि, कोई किसी प्रकार के वो शायर भी नहीं होते, कोई कवि गज़लकार भी वो नहीं होते। वे अपनी ड्यूटी करते हैं क्योंकि वो भी कस्टम वाले हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पर, अपने दायित्व पर पूरी तरह से तैनात हैं। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। ड्यूटी से दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी न करे, एक तोहफा है वह भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। तो सफिया ने कहा कि भाई वो भी इंसान है, तो और उनको जब ड्यूटी करनी है तो मैं कब मना कर रही हूं उनको ड्यूटी न करने से। मैं तो ये कह रही हूं कि वह ड्यूटी बिल्कुल करे, लेकिन एक तोहफा है वो भी चंद पैसों का, शौक से देख ले, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई स्मगल की हुई चीज़ नहीं, स्मगल से आशय है कोई तस्करी कर लाई हुई चीज़ नहीं है, कोई ब्लैक मार्केट का माल नहीं, कोई काले बाजार का सामान नहीं है। यह तो एक तोहफा है, ये तो एक उपहार है, ये तो एक सौगात है। अब आपसे कौन बहस करे? तो पुलिस अफसर ने सफिया से कहा कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। अदीब, और अदीब से आशय होता है साहित्यकार, रचनाकार, कहानीकार। आप तो बहुत पढ़ी लिखी साहित्यकार जो ठहरी, और सभी अदीबों का, सभी पढ़े लिखे साहित्यकार लोगों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर ही घूमा हुआ होता है। पुलिस अफसर ने कहा कि सभी जो अदीब होते हैं, जो पढ़े लिखे साहित्यकार लोग होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा घूमा हुआ तो होता ही है। वैसे मैं आपको बताया देता हूं कि आप ले नहीं जा पाएंगी, आपको मैं ये बता देता हूं कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी, और हम सबकी बदनामी भी होगी यदि आप नमक ले जाती हुई कस्टम वालों के द्वारा पकड़ ली जाती हैं। तो आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? पुलिस अफसर भाई ने अपनी बहन सफिया से पूछा कि आखिर आप कस्टम वाले अधिकारियों को, कस्टम वाले लोगों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। और यहाँ पर अपने स्वयं के ऊपर की गई टिप्पणी पर अपना खुद का बचाव प्रस्तुत करते हुए कहानीकार इन शब्दों के माध्यम से कह रही है कि सफिया ने अपने भाई से कहा कि यदि सभी अदीबों का, सभी पढ़े लिखे साहित्यकारों का दिमाग की तरह अन्य लोगों का दिमाग भी होता तो यह दुनिया बहुत बेहतर होती। वर्तमान जो स्थितियां हैं उनसे और ज़्यादा सुंदर होती, इसमें और अधिक प्रेम, स्नेह, मोहब्बत से, भाईचारे से, इंसानियत से लोग जीवन यापन कर रहे होते। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, और सफिया के नेत्रों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया, और यह देखकर उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। सफिया को अगले दिन उसे रवाना होना था और उसका बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था। व्यस्त से आशय है बिना फुर्सत वाला। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी समय की जो सारणी थी उसके अंदर सारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त स्थिति में उसने बना लिया था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। सारा सामान उसे रात को ही बांधना था। कमरे का दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। सफिया ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अब वह अपने सामान को बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। जो उसके पास चीज़ें थी उनको उसने सूटकेस में बांध लिया और बिस्तर बंद में बांध लिया। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी, केवल 2 चीज़ें बांधने से रह गई थी। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का
तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। उसने अपना सामान, सफिया ने अपना सारा सामान बांधना शुरू कर दिया। सूटकेस में और बिस्तर बंद में उसने अपना सामान बांध लिया। अब केवल 2 चीजें बांधनी शेष रह गई थी। एक तो था कीनू, जो एक छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, जो उसे उसके एक मित्र द्वारा, एक दोस्त द्वारा सौगात के रूप में, उपहार के रूप में प्रदान किए गए थे। ये जो कीनू है ये संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया एक फल होता है, जिसमें माल्टे की तरह रंगीन और मीठा स्वाद होता है और साथ ही साथ संतरे की तरह वह बहुत नाजुक भी होता है। यानी कीनू वाले फल की यह विशेषता होती है कि यह माल्टे की तरह रंगीन और मीठा होता है तथा संतरे की तरह बहुत नाजुक होता है। दूसरी चीज थी वह नमक की पुड़िया। नमक की पुड़िया जो उसे लाहौर से लेकर के अपने देश में, हिंदुस्तान में, उसे सिख बीवी को देनी थी। सिख बीवी को, यानी उसे अपनी ऐसी माँ को देनी थी जिससे, सिख बीवी से उसकी माताजी की शक्ल बहुत अधिक मिलती थी। इस प्रकार केवल 2 चीजें रह गई थी, एक तो कीनू और दूसरा था नमक की पुड़िया। इस प्रकार से कीनू और नमक की पुड़िया को अब उसे अपने सामान के साथ में बांधना था। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अब सफिया ने अपनी बुद्धि से सोचना शुरू किया। जो भावनात्मक उसके ऊपर बहुत प्रभावशाली स्थिति उसके मस्तिष्क की बनी हुई थी, अब उसने धीरे धीरे भावना को कम किया और बुद्धि से उसने अपने सोचना शुरू किया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अपनी पूरी बुद्धि लगा करके अब वो इस बात पर विचार करने लगी कि नमक की पुड़िया लेकर तो जानी है, लेकिन उसे कैसे लेकर के जाना है। अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। उसने सोचा कि इसको हाथ में ले लेती हूँ और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले मैं इस पुड़िया को ही रख देती हूँ, तो कैसा रहेगा। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो, साथ ही साथ उसने फिर सोचा कि यदि कस्टम वालों ने उसे न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अगर ऐसा हुआ, कस्टम वाले उसे कहेंगे कि यह चीज़ गैर कानूनी है, आप नहीं ले जा सकती, तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो वायदा हमने अपनी माँ से किया था। लेकिन फिर सफिया सोचती है कि जो वादा उसने अपनी माँ से किया था, सिख बीबी से किया था, उस वायदे का क्या होगा। हम अपने को सैयद कहते हैं। सैयद क्या से है? मुसलमानों के चौथे खलीफा के वंशज की एक जाति होती है जो खलीफा कहलाती है। फिर वायदा करके, वायदा कहते हैं वचन दे करके, झुठलाने के क्या मायने। फिर हमने जो वचन दिया है, जो वायदा किया है, उसको हम झुठला देंगे तो फिर इसका क्या मायना रहेगा। जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, क्योंकि हमें तो जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे। अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा। अब वह विचार करने लगी कि इस नमक की पुड़िया को, इस नमक के पैकेट को वह कीनुओं की टोकरी के सबसे नीचे तल में रख देगी और ऊपर कीनू रख करके इसको ढक देंगी। तब इतने सारे कीनुओं से भरी हुई टोकरी में उसके तल में कौन देख पाएगा। और अगर देख लिया, और अगर किसी ने देख लिया तो नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सब ही ला रहे थे। वो कह रही है कि दोनों ही देशों के लोग जब आते हैं जाते हैं तो अपने साथ में फल की टोकरियां लाते हैं और उन फलों की टोकरियों को कोई भी नहीं जांच रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। सब ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। और ये सोच करके उसने विचार कर लिया कि यही ठीक है। वो इस नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी के सबसे नीचे तल में छिपा लेंगी और ऊपर उसके ऊपर कीनू रख देंगी। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए। कालीन से आशा होता है गलीचे पर। गलीचे पर सारे कीनू उलट दिए और टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में
रख दी। तह से आशय होता है सबसे नीचे वाले भाग में उसने नमक की पुड़िया को रख दिया। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कब्र से आशय होता है मुर्दों को दफनाने का स्थान। जब उसने कीनू की टोकरी के तल में नमक की पुड़िया को रख दिया और उसकी तरफ जब देखा तो सफिया को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अपने प्यारे को उसने कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी, उकड़ू कहते हैं पैरों के बल, पंजों के बल बैठी और वह पुड़िया को तकती रही। तकती रही से आशय होता है गौर से टकटकी लगाकर देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। और जब उसने अपने नमक की उस पुड़िया को कीनू की टोकरी के तल में छिपा लिया, तब वह अपनी अम्मी के द्वारा सुनाए गए उन किस्सों को याद कर रही थी जिसमें उसकी अम्मी उसे कहा करती थी कि शहजादा अपनी रान को चीरकर, शहजादा यानी राजकुमार अपनी रान को चीरकर, रान कहते हैं जांघ को चीरकर, उसके अंदर हीरा छिपा लेता था और फिर बहुत सारे देव और खौफनाक भयानक भूत और राक्षसों के सामने होता हुआ वह सरहदों से, सीमाओं से पार गुजर जाता था। और इस प्रकार से वह उन किस्से कहानियों को आज की वर्तमान परिस्थितियों के साथ में मिलाती हुई सी लगी। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी और इस प्रकार उन पुरानी कहानियों को याद करते हुए उसने सोचा कि यदि ऐसा होता तो वह इस नमक की पुड़िया को अपने हृदय में छुपा लेती, लेकिन ऐसा किया जाना संभव नहीं था और एक आह करके वो बैठ गई। फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। और इस प्रकार फिर उसने कीनुओं को उस टोकरी के अंदर जमाना शुरू किया। पुड़िया, उस नमक की पुड़िया के ऊपर कीनू ढंग से उसने जमा दिए। अब वह नमक की पुड़िया कीनुओं से पूरी तरह से ढक गई, छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। दोहर से आशय है चादर ओढ़ ली और उसने फिर चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन मानी लगभग 1:30 बजे का समय था। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष लहका रहा था। दरख्त कहते हैं वृक्ष को। एक चंपा का वृक्ष था जो सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्ष कहते हैं प्रतिबिंब या परछाई, लहका रहा था, लहरा रहा था। उसने अपने सामान को बांधा और बांध करके, रात को तकरीबन 1:30 बजे का समय था। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी, साफ थी और एकदम ठंडा मौसम था। खिड़की के करीब लगा चंपा का जो एक पुराना दरख्त था, पुराना वृक्ष था, सामने की दीवार पर उसकी पत्तियों की, उसकी परछाई के अलग अलग अक्ष बन रहे थे, अलग अलग चित्र से बन रहे थे और वह लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, कभी किसी तरफ से किसी के खांसने की आहट सुनाई देती, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की कभी कभार आवाज़ सुनाई पड़ती, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। पाकिस्तान के अंदर वो इस समय थी। रात के 1:30 बजे का समय था और उस समय कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट उसे सुनाई पड़ती, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा, निस्तब्धता, शांति, चुप्पी फैल जाती। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। यहाँ पर उसके 3 सगे भाई रहते थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बहुत सारे
प्रेम करने वाले आत्मीय जन, अजीज दोस्त उसके वहाँ पर थे। बाप की कब्र थी, उसके बाप का निधन होने के पश्चात बाप को भी वहीं दफनाया गया था, उसके पिता की कब्र भी वहीं थी। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है। बहुत मासूमियत से यानी कोमलता के साथ, मासूम होने के भाव से भरकर वो पूछते, फूफी जान यानी बुआ जी, फूफी जान कहते हैं बुआ, बुआ जी आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है। उसके जो भतीजे भतीजियाँ थी बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ में उनसे पूछती, सफ़िया से पूछती कि बुआ जी आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, उसके भाइयों के और सफ़िया के बीच में, उसकी भाइयों के भतीजों के बीच में और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी। सरहद सीमा थी, दो देशों के बीच की सीमा रेखा थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। और नोकदार छड़ों का, लोहे की छड़ों का जंगला था। जंगले से आसे होता है बड़ी वाली खिड़की, जो कस्टम कहलाता था, जिसे कस्टम कहा जाता था। एक देश से दूसरे देश में आने और जाने से पहले यहाँ पर कौन सी चीज़ कानूनन लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती, इसकी रोकथाम करने के लिए, इसकी जांच परख करने के लिए जो लोग तैनात किए जाते हैं वो कस्टम कहलाते हैं। तो सीमा पर इस प्रकार से कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का काम कस्टम के अधिकारी, कस्टम के लोग करते हैं। तो इस प्रकार से उसके जो नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजियाँ थी जो उससे बड़ी मासूमियत के साथ में पूछते थे कि फूफी जान, बुआ जी आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है और जहाँ हम लोग नहीं आ जा सकते। उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का एक जंगला था जो कस्टम कहलाता था। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार रजिया सज्जाद जहीर की कहानी जिसका शीर्षक है नमक का प्रथम अंश पढ़ा है। इस कहानी का आगामी और अंतिम अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।